नमस्ते। हमारी चैनल पर आप सबों का स्वागत है, जिसका उद्देश्य है पॉलिटी को सिंप्लीफाई करना। आज हम कॉन्सेप्ट्स ऑफ पॉलिटी के अंतर्गत ऑफिस ऑफ प्रॉफिट जो हमारा कॉन्सेप्ट है उसके बारे में जानेंगे और समझेंगे। इसको लेके हमें काफ़ी कन्फ्यूज़न होता है कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट क्या है, क्यों इसको बनाया गया, इसका उद्देश्य क्या है। कई सारे मामले हमारे राज्यों में या दिल्ली सरकार में भी आए थे पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज के। एक ऐसा मामला आया था जया बच्चन का मामला, जिसमें जया बच्चन को एमपी से सुप्रीम कोर्ट ने उनकी सदस्यता, प्रेसिडेंट ने सदस्यता को समाप्त कर दी और सुप्रीम कोर्ट में भी चैलेंज किया तो भी रीइंस्टेट नहीं हुआ था। और ये जब उनको एमपी के पद से लाभ के पद पे होने के कारण, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट पे होने के कारण हटाया गया, तो कई सारे एमपीज, मोर देन 50 एमपीज सवालिया के ऊपर सवालिया निशान आ गए थे, जिसमें उनकी सदस्यता, सांसदी समाप्त होने वाली थी, वो एमपी से बर्खास्त होने वाले थे। तो सरकार ने अचानक से कानून में परिवर्तन किया, लॉ में चेंज किया। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट से रिलेटेड जो लॉ है उसमें एक दिन में लोकसभा में पास हो गया, एक दिन में राज्यसभा में पास हो गया, इमीडिएटली प्रेसिडेंट के पास भेजा गया, और एपीजे अब्दुल कलाम उस समय प्रेसिडेंट थे, जिन्होंने उसको रिकंसिडरेशन के लिए अपने पावर का इस्तेमाल करके वापस भेज दिया था। तो ये कॉन्सेप्ट ऑफिस ऑफ प्रॉफिट हमेशा से अ, हम कैंडिडेट्स के लिए, जब मैं भी तैयारी करता था और आप लोग भी तैयारी करते हैं, तो इसको समझने में थोड़ी सी कठिनाई होती है। इसको हम लोग समझेंगे, जानेंगे, और इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से आपको सुनना है, ताकि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में आज की क्लास के बाद आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। आज की क्लास का जो शेड्यूल है, उसमें हम लोग देखेंगे कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट क्या है, क्यों इसकी आवश्यकता है, इसको लागू करने के लिए क्या क्या प्रावधान है हमारे संविधान में, और पार्लियामेंट ने क्या लॉ बनाए हैं। जुडिशियल इंटरप्रिटेशन, उसमें हम लोग जया बच्चन वाला केस 2006 का वो मामला हम लोग देखेंगे, समझेंगे। तो आज की क्लास का ये पूरा सार है कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट क्या है, व्हाई इट इज़ रिक्वायर्ड, क्यों इसकी आवश्यकता है, हाउ इट इज़ एनफोर्स्ड, इसको लागू कैसे किया जाता है, क्या कानून है, जुडिशियल इंटरप्रिटेशन के द्वारा कैसे इसको बताया गया है कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के होने पे आपकी जो एमपी से आपको कैसे हटाया जा सकता है, एमपी के पद से कैसे रिमूव किया जा सकता है, ये सब हम आज देखेंगे। बहुत गौर से, बारीकी से देखेंगे, समझेंगे, ताकि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में आज की इस क्लास के बाद आपको कोई कंफ्यूजन नहीं हो। पूरी तरह से आप निश्चिंत रहेंगे कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का टर्म सुनते ही आपको क्लैरिटी के साथ चीज़ों को समझ में आपको आनी चाहिए। क्यों इसकी आवश्यकता है, वाई इट इज़ रिक्वायर्ड, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का कॉन्सेप्ट ही क्यों आया। तो इसका जो रिलेशन है हमें देखना है कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का रिलेशन है आपका सेपरेशन ऑफ पावर का जो प्रिंसिपल है हमारा, सेपरेशन ऑफ पावर, सेपरेशन ऑफ पावर, सेपरेशन ऑफ पावर की जब हम बात करते हैं, सेपरेशन ऑफ पावर किसके किसके बीच में, तो लेजिस्लेचर और गवर्नमेंट के बीच में, लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव, इसके बीच जो सेपरेशन ऑफ पावर है, इसको एंश्योर करने के लिए हम लोग ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का कॉन्सेप्ट लाते हैं। सेपरेशन ऑफ पावर, लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के बीच में सेपरेशन ऑफ पावर रहे, इसको एंश्योर करने के लिए ऑफिस ऑफ प्रॉफिट इज रिक्वायर्ड। अब इसकी शुरुआत कैसे हुई, थोड़ा सा हम लोग इसके बैकग्राउंड में जाएंगे और समझेंगे। ये जो कॉन्सेप्ट आता है, ब्रिटेन से इसको कॉन्सेप्ट का आप कह सकते हैं यूके से ये कॉन्सेप्ट एमर्ज होता है। यूके जब डेमोक्रेसी की शुरुआत हो रही थी, जनतंत्र की शुरुआत हो रही थी, पूरी दुनिया में चीजें बदल रही थी कि लोगों की फॉर द पीपल रूल हो, गवर्नमेंट जो हो रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट हो, सिर्फ अपने फायदे के लिए वो काम नहीं करे, अपने लिए, अपने परिवार वालों के लिए, अपने फैमिली के लिए नेपोटिज्म, करप्शन इन्वॉल्व है, वो अपने अपने सिर्फ अपनी चिंता कर रहे हैं, अपने फैमिली की चिंता कर रहे हैं, अपने मंत्री के लोगों का प्रॉफिट एनहांस हो रहा है, बढ़ता जा रहा है, करप्शन है काफ़ी वाइड स्प्रेड, और जनता जो पब्लिक है उसके वेलफेयर के बारे में कोई नहीं सोच रहा है, जो कि फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट में है, रूल में है, उसकी सबसे इंपॉर्टेंट जो उसका जो काम होना चाहिए वो है वेलफेयर ऑफ पीपल, लोगों का कल्याण, वेलफेयर ऑफ पीपल। तो कैसे सरकार को लोगों के प्रति रिस्पॉन्सिबल बनाया जाए, जिम्मेवार सरकार कैसे हो, आंसरेबल टू द पीपल कैसे हो, उसके लिए एमर्ज होता है कि जो किंग है, पहले तो मोनार्क था, किंग है,
उसके ऊपर आप कुछ ना कुछ उसके लिए भी आप एक लिमिटेशन सेट करें कि आपके ये दायरे हैं, इसमें आपको काम करना है, ताकि ओवरऑल वेल बीइंग ऑफ पीपल को कंसीडर किया जाए। सरकार का काम है वेलफेयर ऑफ पीपल। सरकार सिर्फ अपना फायदा या अपने भलाई के लिए काम नहीं करेगी। इसको एंश्योर करने के लिए 18वीं शताब्दी 18th सेंचुरी की जब शुरुआत होती है, तो उस टाइम पहली बार ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का कॉन्सेप्ट आया। उस समय राजा थे, तो राजा थे यानी कि इस कॉन्सेप्ट को हम समझेंगे कि यहाँ आपके किंग हैं, किंग, ये गवर्नमेंट है। ये क्या है? गवर्नमेंट। गवर्नमेंट, ये शासन कर रहे हैं। एक तो इनके ऊपर लिमिटेशन जो होगा वो है आपका कॉन्स्टिट्यूशन। जो फ्यूचर में जो चीजें हुई कि कॉन्स्टिट्यूशन का लिमिटेशन हो सकता है। कॉन्स्टिट्यूशन, हाईएस्ट लॉ ऑफ द लैंड। संविधान के दायरे में रह के राजा को काम करना है। लेकिन ब्रिटेन में रिटन कॉन्स्टिट्यूशन तो नहीं, लेकिन आप कह सकते हैं कि मैग्ना कार्टा के बाद से सिस्टम फ्रेमवर्क था जिसके अंतर्गत राजा को काम करना है। तो कॉन्स्टिट्यूशन एक लिमिटेशन सेट करता है किंग के ऊपर। किंग को कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में ही रह के लिमिटेशन जो है, कॉन्स्टिट्यूशन एक बाउंड्री लाइन डिसाइड करता है कि किंग को इसी तरह से काम करना है। अब मान लीजिए किंग जो है काम कर रहा है, लेकिन एक ऑर्गन होना चाहिए जो इसको क्रॉस वेरीफाई करे, इसको चेक एंड बैलेंस हो, इसके पावर्स को चेक करे, ताकि वो अथॉरिटेरियन तरीके से नहीं, रादर देन वेल बीइंग ऑफ पीपल को ध्यान में रखे। तो किंग को क्रॉस वेरीफाई करने के लिए, क्रॉस एग्जामिन करने के लिए, उसके एक्शंस को, उससे सवाल पूछने के लिए, टू क्वेश्चन द किंग्स एक्शन और इनएक्शन, एक हम ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं असेंबली। असेंबली या लेजिस्लेचर आप कह सकते हैं आज के कॉन्सेप्ट में। लेजिस्लेचर, 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 ये किस चीज के लिए है? टू चेक किंग्स अथॉरिटी, किंग्स अथॉरिटी, कि वो निरंकुश नहीं हो जाए। लेजिस्लेचर जो है किंग के एक्शन और इनएक्शन, काम कर रहा है या नहीं भी कर रहा है, तो लेजिस्लेचर एक है जो उससे उसको रिस्पॉन्सिबल बनाने के लिए लेजिस्लेचर का काम क्या होगा? टू आस्क क्वेश्चंस, टू आस्क क्वेश्चंस, क्वेश्चंस, उनसे सवाल पूछना। आज के कॉन्स्टिट्यूंट में, पार्लियामेंट में आप क्वेश्चन आवर की बात कह सकते हैं कि पार्लियामेंट में जो रूलिंग पार्टी है उससे सवाल पूछे जाते हैं, जो सरकार है, गवर्नमेंट है, उससे सवाल पूछे जाते हैं, ताकि ये आंसरेबल हो। किंग जो है, लेजिस्लेचर जो है, उनके ऊपर एक क्रॉस एग्जामिनेशन, क्रॉस वेरिफिकेशन, चेक एंड बैलेंस का सिस्टम है। तो यहाँ जो गवर्नमेंट है और ये लेजिस्लेचर है, गवर्नमेंट के एक्शन इन एक्शन को लेजिस्लेचर डिस्कस करता है, डिबेट करता है, इनसे सवाल पूछता है और इनको बोलता है कि आप आंसर करो। यानी किंग को जो है आंसर करना है। आंसर किसको करना है? लेजिस्लेचर को। आंसरेबल टू लेजिस्लेचर। और लेजिस्लेचर में कौन है? लेजिस्लेचर में कौन है? रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ पीपल, जो आज भी है ऑफ पीपल। तो इनडायरेक्टली आप देखेंगे कि ये लेजिस्लेचर जो है किंग को रिस्पॉन्सिबल टूवर्ड्स पीपल बनाता है, क्योंकि आपको आंसर देना है लेजिस्लेचर को। लेजिस्लेचर में कौन लोग बैठे हैं? तो रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ पीपल। तो इनडायरेक्टली किंग इज रिस्पॉन्सिबल, मेड रिस्पॉन्सिबल टूवर्ड्स इट्स सिटीजन्स, इट्स पीपल ऑफ द कंट्री। और जनता के प्रतिनिधि जो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल जो बैठे हुए हैं इस लेजिस्लेचर में, वो सवाल पूछते हैं और जवाब मांगते हैं राजा से कि आपने जनता की भलाई के लिए ये क्यों नहीं किया, ये किया तो इससे सिर्फ आपका वेलबींग हो रहा है, करप्शन है, भ्रष्टाचार है, लोगों का वेलफेयर नहीं हो रहा है। तो लेजिस्लेचर सवाल उठाती है। अब ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का कॉन्सेप्ट आपको यहां से समझ में आएगा। अब मान लीजिए किंग अपने परिवार को आगे बढ़ाना चाहता है, अपने परिवार के मेंबर को ही कॉन्ट्रैक्ट देना चाहता है, ठेकेदारी देना चाहता है, गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्ट्स देना चाहता है। बहुत सारे काम है जो अपने फैमिली किथ एंड कीन्स, फैमिली जो लॉयल्स हैं उनके, उसी को देना चाहेगा। जो उनको फेवर कर रहा है उसको वो फेवर बैक करेगा। लेजिस्लेचर इसको रोकने का प्रयास करेगा, वो सवाल उठाएगा, बोलेगा, वो तो पर्दाफाश करेगा, ट्रांसपेरेंसी लाएगा कि आप ये गलत कर रहे हो, यहाँ पे ये तो आपके फैमिली मेंबर है या आपके रिलेटिव हैं, ये आप गलत कर रहे हो। तो किंग कोशिश करेगा कि जो भी लेजिस्लेचर जो है उनके खिलाफ बातें कर रहे हैं, उसमें जो लीडर है, उनको मुखिया है, उन सबको अपने में मिला ले। कैसे मिलाएगा? तो या तो
करप्शन के थ्रू, या तो पैसा देगा उनको, लालच देगा, ग्रीड या फियर, डराएगा कि आपके यहाँ मैं आपके घर पे मैं रेड करा दूंगा, आपके घर पे मैं इंस्पेक्शन करा दूंगा, आपने टैक्स नहीं जमा किया है, इस तरह की बातें। या फिर दूसरा है कि अपने में मिला लीजिए। कैसे मिला लीजिए? लालच दे दीजिए, ग्रीड, या फिर गवर्नमेंट के अंदर कोई ल्यूक्रेटिव पोस्ट दे दीजिए। ल्यूक्रेटिव पोस्ट का मतलब है आपको घर मिलेगा, बंगलो मिलेगा, ड्राइवर मिलेगा, कुक मिलेगा, स्टाफ्स मिलेंगे, बहुत सारे फैसिलिटीज, मेडिकल अलावेंस मिलेगा आपको, बहुत सारे अलावेंसेस के साथ टेलीफोन अलावेंस, टीए, डीए, बहुत सारी चीजें आपको गवर्नमेंट के पर्क्स एंड परक्विजिट्स जो होते हैं वो आपको मिल जाएंगे। तो बहुत चांसेस हैं कि जो लेजिस्लेचर के व्यक्ति जो सरकार से सवाल उठा रहे थे, सरकार उनको अपने में मिला ले और दोबारा फिर ये सवाल नहीं उठाएंगे। तो ऐसे में क्या होगा कि जो लेजिस्लेचर का जो काम है कि मेक द किंग रिस्पॉन्सिबल टुवर्ड्स पीपल, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, अब वो किसके प्रति रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा, किसका वफादार हो जाएगा? राजा का, क्योंकि राजा से वो लाभ प्राप्त कर रहा है, प्रॉफिट मिल रहा है उसको, उसको घर मिल रहा है, गाड़ी मिल रहा है, ड्राइवर मिल रहा है। तो कोई भी व्यक्ति है वो अपने अपने निजी स्वार्थ में हो सकता है कि जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि लोगों के लिए काम करे। लेजिस्लेचर क्या है? लेजिस्लेचर शुड वर्क टू फॉर द पीपल, शुड वर्क फॉर द पीपल, फॉर द पीपल। लेकिन अगर वो सरकार उसको लोभ लालच दे देगी तो लेजिस्लेचर हो जाएगा किंग के लिए काम करेगा, इसकी वफादारी किंग की तरफ शिफ्ट हो जाएगी, ना कि जनता की तरफ। तो ये रीजन है कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का कॉन्सेप्ट लाया गया कि सरकार, किंग जो है लेजिस्लेचर को कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं दे सकती है, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट पे नहीं रख सकती है। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मतलब है किंग ने अपॉइंट किया है, किंग आपको सैलरी दे रहा है, सरकारी खजाने से आपको वेतन मिल रहा है, गवर्नमेंट के कॉफर से, गवर्नमेंट के आपके जो हमारे कंसोलिडेटेड फंड है वहाँ से आपको सैलरी दी जा रही है, सरकारी पैसे से आपको सुविधाएं दी जा रही हैं, बहुत तरह की सुविधाएं जो कि ल्यूक्रेटिव हैं। बहुत पॉश एरिया में आपको मकान मिल रहा है, बहुत अच्छी गाड़ी मिल रही है, बॉडीगार्ड मिल रहा है। तो स्वाभाविक सी बात है कि ये जो लेजिस्लेचर है जिसका काम क्या था, सरकार से क्वेश्चन पूछना, वो सरकार का वफादार हो जाएगा तो फिर वो सवाल नहीं पूछेगा। इसलिए ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का कॉन्सेप्ट आता है कि लेजिस्लेचर को कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट किंग नहीं दे सकता है। फास्ट फॉरवर्ड, अब हम लोग इंडिया में आते हैं। ये तो हम लोग बात की जब किंग था, लेजिस्लेचर आया। आज के डेट में किंग हैज बीन रिप्लेस्ड बाय एग्जीक्यूटिव इन इंडिया। जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है वहां की हम बात कर रहे हैं। किंग हैज बीन रिप्लेस्ड बाय एग्जीक्यूटिव। इसी को हम लोग, किंग को आप रिप्लेस कर दीजिए एग्जीक्यूटिव से। एग्जीक्यूटिव आपका क्या है? यही आपका गवर्नमेंट है। गवर्नमेंट, ये हमारा गवर्नमेंट है। और पार्लियामेंट आपका लेजिस्लेचर है। ये है लेजिस्लेचर। तो इसके और एग्जीक्यूटिव के बीच में सेपरेशन ऑफ पावर को एंश्योर करने के लिए ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का कॉन्सेप्ट है, ऑफ प्रॉफिट। एग्जीक्यूटिव क्या है? 15% जो अपर कैप लगाया गया है 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2003 के द्वारा, कि एग्जीक्यूटिव में 15% ऑफ द पार्लियामेंट स्ट्रेंथ, पार्लियामेंट है ये, 15% ऑफ एमपीज टू कैन बी इन एग्जीक्यूटिव। तो पहले तो एक किंग था, अब ये जो 15% है जिसको आप काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आप कह सकते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ये 15% ही रह सकते हैं। यानी 15%, एक राजा नहीं, अब 15% जो संख्या है वो राजा है, दे आर द किंग। अब क्या है कि बाकी जितने बच गए, रिमेनिंग 85%, 85% जो है ये आपके नॉर्मल एमपीज हैं, वो कोई मिनिस्टर नहीं है। इनका काम क्या है एक्चुअल में? एक्चुअल में काम क्या है कि लॉ लॉ बनाने में डिबेट्स एंड डिस्कशन करना और सरकार से क्वेश्चन पूछना। सिर्फ अपोजिशन का काम नहीं है। बाकी जो भी 85% बन गए, सबका काम है कि आप सरकार से, गवर्नमेंट से क्वेश्चन पूछिए और उसको रिस्पॉन्सिबल बनाइए टुवर्ड्स द पीपल। डेमोक्रेसी में रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पीपल है, उसके प्रति आपकी जिम्मेवारी है, उसके प्रति आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और वो आपसे सवाल पूछेंगे, चाहे क्वेश्चन आवर हो, जीरो आवर हो, इसमें आपसे सवाल पूछेंगे और आपको जवाब देना पड़ता है। तो थ्रू क्वेश्चनिंग, थ्रू डिबेट्स एंड डिस्कशन, आप सरकार को
रिस्पॉन्सिबल बनाते हो टुवर्ड्स पीपल, ताकि रिस्पॉन्सिबिलिटी से वो काम करे। अब ये लेजिस्लेटर इनको ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं देना है। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट देंगे तो ये किसके फेवर में काम करेंगे? एग्जीक्यूटिव के फेवर में काम करेंगे। यही रीजन है कि पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी का पोस्ट काफी स्टेट्स में क्रिएट किया गया, क्योंकि वो 15% ही अलाउ करता है कि आप एग्जीक्यूटिव में रख सकते हैं। तो बाकी उन लोगों ने क्या किया? पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी का पोस्ट क्रिएट किया। कई सारे स्टेट, दिल्ली में भी और बाकी नॉर्थ ईस्ट के भी स्टेट में, कई सारे स्टेट्स में ऐसा पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी का पोस्ट क्रिएट किया गया, ताकि आप रिवार्ड दे रहे हैं, बाकी के लेजिस्लेचर को भी मौका मिले। इनफैक्ट डेप्यूटी मिनिस्टर या जूनियर मिनिस्टर के रूप में उनको देखा जाता है या समझा जाता है, जिसको कॉन्स्टिट्यूशन पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये 15% को ब्रीच करता है। ये आप पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी के नाम पे इनफैक्ट आप क्या कर रहे हो? डिप्टी मिनिस्टर्स के रूप में आप उनको इस्तेमाल कर रहे हो, जूनियर मिनिस्टर के रूप में। लेकिन सारे मिनिस्टर को मिला के आप 15% ही होने चाहिए, इससे आपको क्रॉस नहीं करना है। तो ये एक रीजन था कि सरकार में इतने ही परसेंट लोग हो सकते हैं, बाकी 85% सरकार से सवाल पूछेंगे, सरकार को रिस्पॉन्सिबल बनाएंगे। तो इनको आप ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं दे सकते हो। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मुझे उम्मीद है कि सेपरेशन ऑफ पावर से जोड़ के कैसे देखा जाता है, ये आपको क्लैरिटी हुई होगी, समझ आया होगा। मुझे भी तैयारी के दौरान ये समझ नहीं थी, लेकिन अब कई सारे चीज़ों को देख के समझ में आ रही है कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का लिंक सेपरेशन ऑफ पावर, शक्तियों का पृथक्करण से कैसे है। अब व्हाट इज ऑफिस ऑफ प्रॉफिट? तो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में जो प्रॉब्लम है कि इसे कहीं भी डिफाइन नहीं किया गया, नाइदर इन द कॉन्स्टिट्यूशन नॉर इन द पार्लियामेंट्री लॉ। ना ही सुप्रीम कोर्ट ने इसका कुछ क्लियर कट डेफिनेशन दिया है। लेकिन अगर सवाल आता है जुडिशरी के पास कि क्या ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है या नहीं है, तो उसके लिए एक टेस्ट सुप्रीम कोर्ट ने रखा है। वो टेस्ट क्या है? जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, 4 अपॉइंटमेंट एंड रिमूवल अथॉरिटी क्या होनी चाहिए? गवर्नमेंट होनी चाहिए। रिम्यूनरेशन का सोर्स क्या होना चाहिए? गवर्नमेंट होनी चाहिए। गवर्नमेंट के कंट्रोल में वो ऑफिस होना चाहिए। और कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, द प्रेजेंस ऑफ पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ड्यूटीज ऑफ द ऑफिस एंड इंटरेस्ट ऑफ द इलेक्टेड मेंबर इज कंसिडर्ड क्रूशियल। ये 4 जो इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं जिसके बेसिस पे ये टेस्ट होगा कि क्या ये ऑफिस ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है या नहीं है। तो आप देखिए कि उन पार्लियामेंटेरियंस को, जो लोग सरकार में नहीं है, एग्जीक्यूटिव में नहीं है, रिमेनिंग 85%, उसमें से किसी व्यक्ति को सरकार ने किसी पोस्ट पे नियुक्त किया है, तो उसको हम कहेंगे कि हाँ, ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है। रिम्यूनरेशन सोर्स, उसको कुछ आप पैसा भी दे रहे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए आप उसको कुछ सैलरी दे रहे हैं, उससे सैलरी अटैच्ड है, तो भी हम कहेंगे कि हाँ, सरकार से सैलरी मिल रही है, तो ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है। गवर्नमेंट के कंट्रोल में है, सरकार के ही नियंत्रण में वो ऑफिस है, स्टैट्यूटरी बॉडी है या कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, या गवर्नमेंट के द्वारा ही फंक्शन किया जा रहा है, गवर्नमेंट का ही कोई ऑर्गन है। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, मैंने आपको बताया कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होने से लेजिस्लेचर जो है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा कि उसको जनता के प्रति वफादार रहना है, लॉयल्टी जो है टुवर्ड्स पीपल होना चाहिए, या लॉयल्टी टुवर्ड्स गवर्नमेंट, तो उसको रिस्पॉन्सिबल या लॉयल होना है पीपल के प्रति। अगर वो उस पोस्ट पे है, तो अगर गवर्नमेंट की तरफ उसकी लॉयल्टी शिफ्ट हो रही है, यानी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, आपके ड्यूटीज से वो कॉन्फ्लिक्ट में है, इसलिए ऑफिस ऑफ प्रॉफिट आप नहीं रख सकते हैं। एमपीज जो है, बाकी के एमपीज या एमएलएज नहीं रख सकते हैं। अब समस्या क्या आती है? हमारे यहाँ कौन सा सिस्टम है? पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी। यहाँ पे दिक्कत क्या है? ये है आपका पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के पूरे मेंबर्स, इसी में से जो है आपके एग्जीक्यूटिव चुने जाते हैं। इसी से एग्जीक्यूटिव चुने जाते हैं। अब तो हम कह रहे हैं कि कोई भी पार्लियामेंटेरियन है, उसको ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होल्ड करना है। लेकिन एग्जीक्यूटिव हम कहां से चुन रहे हैं? उसी पार्लियामेंट में से। तो आपको कानून में एक्सेप्शन क्रिएट करना पड़ेगा कि ये जो एग्जीक्यूटिव वाले जो मेंबर बन रहे हैं, बीइंग अ पार्लियामेंटेरियन, वो क्या बन रहे हैं? कैबिनेट रैंक के मिनिस्टर बन रहे हैं, मिनिस्टर ऑफ स्टेट बन रहे हैं, हेल्थ मिनिस्टर बन रहे हैं, होम मिनिस्टर बन रहे हैं,
यानी सरकारी पद पा रहे हैं, और उस होने के नाते, कैबिनेट रैंक का दर्जा होने के नाते उनको कुछ रिकॉग्निशन दिया जाता है, उनको घर मिलता है, बंगलो मिलता है, ड्राइवर मिलता है, बहुत सारी सुविधाएं, फैसिलिटीज मिलती हैं, पैसे मिल रहे हैं, ल्यूक्रेटिव पोस्ट है वो कैबिनेट रैंक। तो आपको एक्सेप्शंस पार्लियामेंट के द्वारा क्रिएट करने पड़ते हैं। ये जो एग्जीक्यूटिव हैं, इसको हम ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं मानेंगे। करना ही पड़ेगा ना। स्ट्रिक्ट सेपरेशन होता अगर, जैसे यूएस वाला जो सिस्टम है, जहां पे आपका एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के बीच में स्ट्रिक्ट सेपरेशन है। लेजिस्लेचर कोई क्रिस क्रॉस नहीं है, ये अलग से चुने जाते हैं, सेपरेटली इलेक्टेड। और यहां पे, ये यूएस की बात है, यहां पे स्ट्रिक्ट सेपरेशन है, यहां पे कोई कंफ्यूजन नहीं है। यानी लेजिस्लेचर से एग्जीक्यूटिव में नहीं जाएंगे। ये यूके और इंडिया में क्या है कि उसी पार्लियामेंट से हम सरकार भी चुनते हैं। सरकार यानी एग्जीक्यूटिव, कार्यपालिका। डे टू डे फंक्शन के लिए, डे टू डे डिसीजन मेकिंग के लिए आप उसी को लेंगे, एग्जीक्यूटिव को लेंगे। तो ये दोनों या तो पार्लियामेंट के मेंबर्स ही एग्जीक्यूटिव बनते हैं, इसलिए हमें एक्सेप्शंस क्रिएट करने पड़े बाय लॉ की जो भी मिनिस्टर्स होंगे कैबिनेट रैंक या जिस किसी भी रैंक के, उसको हम ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं मानेंगे। एक्सेप्शन क्रिएट करना पड़ा और पार्लियामेंट को पावर दिया गया। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अभी हम देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन की, पार्लियामेंट को पावर दिया जाता है कि बाय लॉ वो डिफाइन करेगा कि कौन सा ऑफिस ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं है। तो अभी हम आगे देखेंगे उस चीज को। तो ये हमारे यहाँ करना पड़ा क्योंकि पार्लियामेंट में ही एग्जीक्यूटिव है, उसी से सरकार चुनी जा रही है। तो आप कह रहे हैं कि लेजिस्लेटर को ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं देंगे, तो ये एग्जीक्यूटिव क्या है फिर? तो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में आप करना ही पड़ेगा कि एग्जीक्यूटिव वहीं से लिए जाएंगे, लेकिन रिमेनिंग जो बाकी जो बच गए उनको आप ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं देंगे। कैसे एनफोर्स होता है, इसलिए मैं अब यहाँ आ गया कि एनफोर्स करना पड़ेगा। कि आपका दो आर्टिकल्स हैं स्टेट गवर्नमेंट के लिए और सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए, अगर आप कंसीडर करेंगे सेंट्रल पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर, तो 102 एंड 191 दो आर्टिकल्स हैं। दोनों में ऑलमोस्ट सेम बात है, एक जगह आपका पार्लियामेंट है, दूसरी तरफ स्टेट लेजिस्लेचर है। तो आप देखिए कि एग्जैक्ट जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन है वही मैंने आपके स्लाइड में रखा है, एक बार आप देख लीजिए। आर्टिकल 102 सब क्लॉज 1, उसके अंतर्गत 1A, a person shall be disqualified for being chosen as and for being a member of either house of parliament if he holds any office of profit under the government of India or government of any state other than an office declared by parliament by law not to disqualify its holder। यानी इसमें आप देखिए कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अगर कोई होल्ड करता है तो उसको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है, एज एन पार्लियामेंटेरियन से उसको डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। लेकिन साथ ही लिख दिया है कि पार्लियामेंट बाय लॉ एक लिस्ट बना देगा जिसको हम ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं मानेंगे। तो जो सबसे पहला रीजन है कि अगर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अगर होल्ड करता है तो उसको रिमूव किया जा सकता है। बाकी आप लोग जानते हैं कि अनसाउंड माइंड का हो, अनडिस्चार्ज, इंसॉल्वेंट हो, सिटीजन ऑफ इंडिया नहीं हो और दूसरे देश का सिटीजनशिप ले लेता हो, या पार्लियामेंट के किसी भी लॉ के द्वारा उसको डिस्क्वालिफाइड घोषित कर दिया जाए, जैसे रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, उसमें अगर आप सोशल क्राइम्स में इन्वॉल्व हो, डाउरी हो, अनटचेबिलिटी हो, तो ऐसे लोगों को डिबार कर सकते हैं या फिर आप डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं फ्रॉम बिंग मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। तो यहाँ पे ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का जो डेफिनेशन है 1A में 102 डेफिनेशन अभी भी नहीं दिया है। अब आप देखिए सीधा लिखा है कि उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा उस एमपी को जो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के पोस्ट पे है, एक्सेप्ट दोज पोस्ट विच हैज बीन डिक्लेयर्ड by parliament by law that it is not an office of profit। तो वैसे ऑफिस को छोड़ के बाकी किसी भी पद पे है तो उसको डिस्क्वालीफाई करने का अधिकार है। कौन डिस्क्वालीफाई करेगा, ये आपका 103 आर्टिकल में दिया हुआ है। 103 में दिया हुआ है कि प्रेसिडेंट इज द लास्ट अथॉरिटी टू रिमूव एनी पर्सन हु हैज बीन डिस्क्वालीफाइड अंडर आर्टिकल 1021A। वो कैसे करेगा, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के एडवाइस पे, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को लगता है कि हाँ वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड कर रहा है, तो वैसी परिस्थिति में वो एडवाइस देगा प्रेसिडेंट को, और प्रेसिडेंट लास्ट अथॉरिटी है डिसाइड करने के लिए कि उसको डिस्क्वालीफाई कर सकता है। अब कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन देख लिया, पार्लियामेंट्री लॉ भी है, पार्लियामेंट्री लॉ बनाया गया है। उसमें भी आप देखिए कि
ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को डिफाइन नहीं किया गया। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट हैज नॉट बीन डिफाइंड इवन इन पार्लियामेंट्री लॉ। उसमें सिर्फ यही बताया गया है कि विच पोस्ट आर नॉट कंसिडर्ड एज ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। उसमें एक लिस्ट है जिसमें कई सारे पद दिए गए हैं, कई सारे पोस्ट दिए गए हैं, जिसको कहा जाता है कि ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं है। यानी लेजिस्लेचर को अगर जो भी लेजिस्लेचर्स हैं, एमपीज हैं या एमएलएज हैं, अगर उस पोस्ट पे होते हैं तो उसको हम ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं मानेंगे। यानी एमपी रहते हुए वो कुछ पोस्ट पे रह सकते हैं। वो एक लिस्ट है, उसको हम लोग आगे देखेंगे। प्रिवेंशन ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन एक्ट 1959 बनाया गया है, जिसको कि 5 बार अमेंड किया गया, जो आपके यूपीएससी में एक बार सवाल आया था कि कितनी बार अमेंड हुआ है। तो एक ऑप्शन में एक सेंटेंस था कि 5 बार अमेंड हुआ है, 1960, 1992, 1993, 2006 और 2013। इसमें भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का डेफिनेशन नहीं है, लेकिन इसमें लिस्ट दिया गया है कि लिस्ट ऑफिसेज विच शैल नॉट बी कंसिडर्ड एज ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। सम एग्जाम्पल्स ऑफ एग्जम्प्टेड पोस्ट, तो मैंने आपको बताया ऑफिस इज हेल्ड बाय अ मिनिस्टर। अगर कैबिनेट रैंक का मिनिस्टर है, होम मिनिस्टर है, फाइनेंस मिनिस्टर है या मिनिस्टर ऑफ स्टेट है, ये सारे मिनिस्टर के पद हैं जो मैंने आपको बताया। वो 15% जो लोग हैं वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के पद पे रहेंगे ही, साथ ही साथ वो पार्लियामेंटेरियंस भी हैं। तो एज ए मिनिस्टर को हम ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं मानेंगे, चाहे कोई भी मिनिस्टर हो। Offices of chairman of National Commission of Women, National Commission of Scheduled Caste, Scheduled Tribe, OBC, इसके अगर कोई चेयरमैन है, यानी किसी एमपी को आप उसका चेयरमैन बना सकते हैं। अगर वो चेयरमैन के भी पद पे है तो उसको हम ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं मानेंगे। ऑफिस ऑफ विप, विप जो है आपके फ्लोर ऑफ द हाउस पे, जो पॉलिटिकल पार्टी का जो नेता है, फ्लोर पे, फ्लोर का जो लीडर है, उस फ्लोर पे मान लीजिए 100 एमपीज किसी पार्टी के हैं, तो उस 100 में से किसी एक को विप डिक्लेयर किया जाता है। तो ऑफिस ऑफ विप, डिप्टी विप, विप जो है ये लाभ का पद ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं माना जाएगा। उसी तरह से ऑफिस ऑफ चेयरमैन, डेप्यूटी चेयरमैन, सेक्रेटरी और मेंबर, by whatever name it is called, in any statutory or non statutory body specified in the act। तो ये सारे लिस्ट हैं कुछ एग्जाम्पल्स जिसमें जिनको एग्जम्प्ट किया गया है कि आप रह सकते हैं। ये मैंने सीधा कानून जो है 1959 का, उसी से मैंने आपको पोस्ट किया है कि देखिए कि कैसे ये इतने सारे लिस्ट दिए गए हैं कि इन सारे जगहों पे आप इसमें क्या है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के बॉडीज, उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट के बॉडीज, वेस्ट बंगाल के बॉडीज, बिहार के बॉडीज, अलग पूरी लिस्ट बनी हुई है कि अगर उसके पद पे अगर आप किसी एमपी को रखते हैं, एमपी को वहां पे उस पद पे को देते हैं, तो इसको हम ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं मानेंगे। तो ये लंबी चौड़ी लिस्ट है, इसमें कई सारे पोस्ट दिए हुए हैं। जैसे मैं आपको पढ़ के, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ एक्सपोर्ट रिस्क इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ हेवी इलेक्ट्रिकल्स, ऐसे ही करके बहुत सारे दिए हुए हैं। स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन, सिंदरी फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स, दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन, डीटीसी, ये सारे क्या हैं, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं माने जाएंगे। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट हम नहीं मानेंगे। अब हम लोग आ जाते हैं सुप्रीम कोर्ट का जो सबसे इंपॉर्टेंट केस है, जया बच्चन केस 2006। इस मामले को हम लोग समझते हैं। जया बच्चन राज्यसभा की एमपी, राज्यसभा में एमपी थी, और एमपी रहते हुए उनको यूपी, उत्तर प्रदेश फिल्म डेवलपमेंट काउंसिल, इसका चेयरमैन उनको अपॉइंट किया गया था। अब यहाँ पे राजनीति आपको समझ में आएगी कि सेंट्रल में वो राज्यसभा में है, यूपी में उनको बनाया गया। यूपी में तो आप देखिए कि सेंट्रल जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया था कि सेंटर के भी किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा भी उनकी अपॉइंटमेंट नहीं हो सकता, या स्टेट गवर्नमेंट में भी नहीं रह सकते हैं ऑफिस ऑफ प्रॉफिट पे। सेंट्रल गवर्नमेंट के भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में नहीं, और स्टेट गवर्नमेंट के भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट पे नहीं रह सकते हैं। तो यहाँ जो ये जो मामला है, अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फ्रॉम उत्तर प्रदेश वाज अपॉइंटेड अ चेयरपर्सन ऑफ यूपी फिल्म डेवलपमेंट काउंसिल इन जुलाई 2004। अब ये जो यूपी एफडीसी जो है, उत्तर प्रदेश फिल्म डेवलपमेंट काउंसिल, ये उस 1959 1959 वाले एक्ट के लिस्ट में नहीं है। यानी लाभ का पद है, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है। अब किसी को इलेक्शन कमीशन ने रेकमेंड किया और प्रेसिडेंट ने उस पावर का इस्तेमाल करके को हटा भी दिया। जब हटा दिया तो वो सुप्रीम कोर्ट चली गई। तो आप देखिए कि इस पोस्ट पे होने की वजह से उनको पर्क्स मिलते थे, अलाउंसेस मिलते थे, ऑफिशियल स्टाफ मिलते थे, बॉडीगार्ड मिलते थे, नाइट असिस्टेंट, 2 क्लास 4 एम्प्लॉयज उनके सर्विस में लगे रहते थे, फ्री अकोमोडेशन, मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ हर एंड हर फैमिली मेंबर्स। शी वाज आल्सो गिवन एक्सेस टू फ्री अकोमोडेशन इन गवर्नमेंट सर्किट हाउसेस।
गवर्नमेंट गेस्ट हाउसेस में फ्री अकोमोडेशन उनको दिया जाता था। तो इस पद के साथ इतनी सारी फैसिलिटीज आती थी, इसके साथ 5,000 रुपीज ऑनरेरियम भी का भी प्रावधान था। उसके बाद आउट ऑफ पॉकेट आपके जो एक्सपेंस होते हैं, टीए डीए, अगर आप यूपी में ट्रेवल कर रहे हैं तो वो सब आपको रीइम्बर्स हो जाएंगे। तो सिर्फ पोस्ट की वजह से आप देखिए कि सिर्फ सैलरी और उसका बेनिफिट नहीं होता है कि आपको 5,000 रुपये ऑनरेरियम कोई बहुत मायने नहीं रखता जया बच्चन के लिए, लेकिन उसके साथ साथ कई सारे परक्विजिट्स भी अवेलेबल हैं उनको। यानी गवर्नमेंट के प्रति आप ऑब्लाइज हो ही जाएंगे, स्वाभाविक सी बात है। ये अलग बात है कि ये यूपी गवर्नमेंट था, तो गवर्नमेंट ने उनको ऑब्लाइज किया। आप कह सकते हैं कि गवर्नमेंट की को फेवर करेंगी वो। तो इलेक्शन कमीशन ने कहा कि ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड करती हैं और इनको हटाने के लिए रिकमेंड किया, और पार्लियामेंट के द्वारा, लॉ के द्वारा एग्जाम भी नहीं है, तो जया बच्चन को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। 103 आर्टिकल में ये पावर दिया गया है प्रेसिडेंट को कि 102 में जो डिस्क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया है उसके बेसिस पे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के रिकमेंडेशन से प्रेसिडेंट हटा सकते हैं, डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं। अब एक जो मामला है जिसको मैं यहीं पे पॉइंट आउट कर दूं कि 102 में सब क्लॉज 1 में तो आपने पढ़ा, सब क्लॉज 2 में क्या है, एंटी डिफेक्शन के बाद उसको ऐड किया गया। एंटी डिफेक्शन वाले में अगर कोई एमपी डिस्क्वालीफाई करते हैं एंटी डिफेक्शन में, तो उसमें जो फाइनल डिसीजन होता है वो होता है आपका स्पीकर चेयरपर्सन का। लेकिन 102(1) में जो डिस्क्वालिफिकेशन है, जिसमें हम ऑफिस ऑफ प्रॉफिट की बात कर रहे हैं या फिर अनसाउंड माइंड की बात कर रहे हैं, अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट की बात कर रहे हैं, इन सब वजहों से अगर कोई डिस्क्वालीफाई होता है तो प्रेसिडेंट इज द फाइनल अथॉरिटी टू डिसाइड बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो दोनों अलग अलग है, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है। तो जया बच्चन वॉज डिक्लेयर्ड डिस्क्वालीफाइड। अब जया बच्चन सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाती हैं, जया बच्चन चैलेंज कर दी इस ऑर्डर को। अब सुप्रीम कोर्ट ने भी ये प्रेसिडेंट के डिसीजन को अपहेल्ड कर दिया कि हाँ, प्रेसिडेंट इज वेरी मच राइट। 102 आर्टिकल में कहता है कि अगर आप ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में हैं तो आपको हटाया जा सकता है। पार्लियामेंट बाय लॉ किसी ऑफिस को डिक्लेयर कर सकता है कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं है, लेकिन आपका यूपी का जो फिल्म का जो बोर्ड है वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के लिस्ट में नहीं है, यानी आप ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के पोस्ट पे हैं, इसलिए आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। अब ये वाला जो जजमेंट आता है और इस जजमेंट से का जो रिपरकशन होता है वो बड़ा ही लार्ज होता है। उसमें मोर देन 50 एमपीज की जो नैया है वो डगमगाने लगती है। 50 से ज्यादा एमपीज एक साथ डिस्क्वालीफाई होने की कगार पे आ जाते हैं, क्योंकि वो लोग भी उसी क्राइटेरिया में फिट हो रहे थे कि पार्लियामेंट ने अगर लॉ से अगर बताया है कि कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है या नहीं है, नहीं अगर लिखा है उस लिस्ट में, तो आप भी, आपके ऊपर भी सिमिलर प्रोविजन के थ्रू आपको भी डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। 50 से ज्यादा आप सोच सकते हैं कि उसको डिस्क्वालीफाई करने की बात हो रही थी। अब जब 50 से ज्यादा एमपीज एक साथ डिस्क्वालीफाई होने की कगार पे हैं, तो सोचिए पार्लियामेंट ने क्या किया। पार्लियामेंट, देखिए कितना फास्ट और कितने रैपिड तरीके से पार्लियामेंट काम करती है जब इनके मेंबर्स के ऊपर खतरा मंडराने लगता है। एक दिन में लोकसभा में बिल इंट्रोड्यूस हुआ, उसी दिन पास हो गया। क्या बिल पास हुआ? 1959 वाले जो एक्ट है, जिसमें उसने कई एक लिस्ट दी हुई है ऑफिसेज की, जिसको हम ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं मानेंगे, उसको अमेंड करके उन सारे ऑफिसेज को जोड़ दिया गया जिसके ऊपर खतरा मंडरा रहा था। उन सारे ऑफिसेज को ऐड कर दिया गया उस लिस्ट में। एक दिन में लोकसभा में इंट्रोड्यूस हुआ, उसी दिन पास भी हो गया। इतना एफिशिएंट लोकसभा। नेक्स्ट डे, उसके जस्ट नेक्स्ट डे राज्यसभा में इंट्रोड्यूस हुआ, राज्यसभा में भी पास हो गया। उसके बाद प्रेसिडेंट के पास भेज दिया गया। अब प्रेसिडेंट उस टाइम थे एपीजे अब्दुल कलाम। एपीजे अब्दुल कलाम को लगा कि ये तो बहुत हेस्टी, बहुत हड़बड़ाया हुआ सुप्रीम कोर्ट के मामले को, सीधा फैसले को पलटने वाला ये मामला है, कानून है। और उसमें क्या किया गया कि उसमें बैक डेट से उसको एग्जाम्प्ट कर दिया गया उन पोस्ट को। बैक डेट यानी नॉट इन फ्यूचर, कि फ्यूचर में इस पोस्ट को हम ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं मानेंगे, बल्कि फ्रॉम बैक डेट इटसेल्फ, किसी बैक डेट से उसको हम मान लेंगे कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं है। अब एपीजे अब्दुल कलाम को थोड़ा ठीक नहीं लगा, तो उन्होंने 111 में, आपको पावर है प्रेसिडेंट के पास, जब उनके पास बिल जाता है तो वो रिकंसिडरेशन के लिए वापस भेज सकते हैं। 111 के तहत 74 आर्टिकल में भी 44th अमेंडमेंट के बाद एक बार ऐड किया गया कि एक बार रिकंसिडरेशन के लिए प्रेसिडेंट जो है बिल को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के पास वापस भेज सकता है रिकंसिडरेशन के लिए।
तो जो एपीजे अब्दुल कलाम रिकंसिडरेशन के लिए भेजे, तो वो भी बिल दोबारा पास करा के तहत प्रेसिडेंट ने जब रिकंसिडरेशन के लिए वापस भेजा, फिर से अगेन लोकसभा राज्यसभा से विद इन 1 और 2 डेज 3 डेज प्रेसिडेंट के पास फिर से वापस भेज दिया गया। अब एपीजे अब्दुल कलाम के पास एक धर्म संकट था कि अब क्या करें। तो उन्होंने एक कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट से सलाह ली। कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट ने कहा कि आपके पास अब कोई ऑप्शन नहीं है रेदर देन टू गिव अप्रूवल टू दिस बिल। उसके बाद 15 अगस्त का टाइम था, मनमोहन सिंह की मुलाकात होती है उनसे और वो कहते हैं कि उसके ऊपर अप्रूवल दिया जाए। तो समहाउ एपीजे अब्दुल कलाम कहते हैं कि मेरा कंसाइंस इसको अलाउ नहीं कर रहा था, लेकिन मनमोहन सिंह ने फिर प्रॉमिस किया कि ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बना के इसको हम लोग रिकंसिडर करेंगे, फॉर द टाइम बिंग आप अप्रूव कर दीजिए। तो एपीजे अब्दुल कलाम के पास कोई ऑप्शन नहीं था, उन्होंने अपने पावर का इस्तेमाल किया, रिकंसिडरेशन के लिए दोबारा भेजा, जिसको सस्पेंसिव वीटो भी कहते हैं हम लोग, कि इमीडिएट और हेस्टी लेजिस्लेशन के ऊपर आप थोड़ा सा विराम लगा देते हैं, थोड़ा उसको डिले कर देते हैं, तभी उसको हम लोग सस्पेंसिव कुछ दिनों के लिए सस्पेंड हो जाता है कानून बनने से। एपीजे अब्दुल कलाम ने उसके ऊपर साइन किया और कानून बन गया और एक्सेप्शंस क्रिएट हो गए। जितने भी एमपी जिनके पद के ऊपर खतरा मंडरा रहा था बिकॉज ऑफ ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, वो सारे हाँ सारे की खतरा खतरा जो है उनका समाप्त हो गया और वो एमपी बरकरार रहे। तो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में इतना ही है। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट आज के डेट में क्लैरिटी आई होगी कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट क्या है। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को में अमेंडमेंट के लिए, उसमें ओवरहॉल करने के लिए पिछली सरकार में कमेटी बनाई गई थी, उसका रिकमेंडेशन बनाया गया था, शायद नया ऑफिस ऑफ प्रॉफिट बिल ओवरहॉल करके नया कानून बने। तब तक के लिए आपको ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, मैं उम्मीद करता हूँ सेपरेशन ऑफ पावर का ध्यान में रखते हुए लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के बीच में सेपरेशन ऑफ पावर को इंश्योर करने के लिए, गवर्नमेंट को रिस्पॉन्सिबल बनाने के लिए टुवर्ड इट्स पीपल, पीपल के प्रति उनकी जिम्मेवारी लेजिस्लेचर की बनी रहे। अ, इसीलिए ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का कॉन्सेप्ट लाया गया कि आप एग्जीक्यूटिव या सरकार के किसी पद पे नहीं रहेंगे, पद पे रहेंगे तो आप सरकार के पक्ष में काम करेंगे, ना कि जनता के पक्ष में। तो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का कॉन्सेप्ट में मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। फिर हम लोग पुनः आपसे दोबारा मिलेंगे ऐसे ही वीडियो के साथ। तब तक हमारे चैनल से जुड़िए, हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबों का। दीपावली की शुभकामनाएं। पुनः दीपावली के बाद नए वीडियो के साथ आपसे पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट।